Hello everyone, this is Sarita Negi. Welcome to my channel, The Pharmabuzz. Now let's start with the topic Solvation and Association of Pharmaceutics. आज हम बात करेंगे सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन की। सॉल्वेशन और एसोसिएशन एक ऐसे टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो जनरली डिपेंड करते हैं हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के ऊपर और जिससे फर्दर हमारी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होता है। ठीक है, सॉल्वेशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होने से क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सराउंडेड होंगे हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को बनते हैं हम सॉल्वेट्स या फिर हाइड्रेट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने सॉल्यूट लिया फेरिक क्लोराइड, उसको हमने वाटर में ऐड किया तो एक कॉम्प्लेक्स बना फेरिक का। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, आयरन है, क्लोराइड्स के दो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक इधर है, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, एंड दिस इज आल्सो इन अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, जिसे हम सॉल्वेट्स या फिर हाइड्रेट्स बोल सकते हैं। तो जनरली सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का पर्पस ये है कि हमें सॉल्युबिलिटी को एनहांस करना होता है। वो डिपेंड करता है हमारा कि कैसे टाइप का हमारा कॉम्प्लेक्स बना है। अगर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा तो इट मीन्स वो उससे सॉल्युबिलिटी एनहांस हो सकती है। अगर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट वाटर लेंगे, जैसे इस एग्जांपल में हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट लेंगे तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा सॉल्यूट के साथ में वो बनेंगे हमारे हाइड्रेट्स, क्योंकि जो वाटर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो बनेगा हाइड्रेट्स। तो ये हमारा हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट लेंगे अदर देन वाटर या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन एक्वस सॉल्वेंट अगर लेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन वो होगा हमारा सॉल्वेट्स। सॉल्वेट्स कब होंगे, इफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज यूज। ठीक है, जनरली इस इंटरेक्शन में क्या होता है, हमें सॉल्यूट को स्टेबलाइज करना होता है, तभी हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी क्या होगी, एक सॉल्वेशन एनर्जी आती है, क्योंकि हमारा बन रहे सॉल्वेंट्स, हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो इस इंटरेक्शन में सॉल्वेशन एनर्जी की जनरली हमारी रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी जनरली हमारी टू टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिपेंड करती है हमारी रिएक्शन कैसी है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, ठीक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो गेन हो रही है, तो इसका मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो एनर्जी होगी हमारी वो पॉजिटिव सॉल्वेशन एनर्जी आएगी। पॉजिटिव सॉल्वेशन एनर्जी कब आएगी, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, उसमें क्या होता है, गेन एनर्जी। ओके, तो जिससे जो रिजल्ट आएगा हमारा सॉल्वेशन एनर्जी का पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव सॉल्वेशन एनर्जी कब होगी, जब रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी। रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होती है,
एनर्जी का लिबरेशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो इससे नेगेटिव आया, क्योंकि लॉस हो रही है तो इसका मतलब जो सॉल्वेशन एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, लॉस ऑफ एनर्जी या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी सॉल्वेशन का। सिमिलरली एसोसिएशन का भी फैक्टर होता है, ठीक है, हमारी सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर। एसोसिएशन में क्या होता है? एसोसिएशन में क्या होता है हमारा कि जो डिफरेंट आयंस होते हैं, आयंस हमारे कैटाइंस हो सकते हैं, एनाइंस हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट आयंस एग्रीगेट हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में और एक केमिकल एंटिटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे? डिफरेंट आयंस ठीक है। तो डिफरेंट आयंस है हमारी एग्रीगेट हुए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्सटेंट तक और एक एंटिटी को फॉर्म किया, केमिकल एंटिटी फॉर्म होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, किस रेट से या कितने एक्सटेंट तक हमारे आयन एग्रीगेट हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर हाई होगी, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है, दैट इज 80 होती है। तो उसकी जो आयंस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हाई रेट तक, हाई एक्सटेंट तक वो एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, जिनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, बहुत वीक बॉन्ड बनाते हैं और एज वेल एज उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है, अराउंड 0 to 10, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लेसर एक्सटेंट तक अपने आयंस को एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। अगर हाई अमाउंट में, हाई एक्सटेंट तक आयन को एग्रीगेट करेंगे तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर लेसर अमाउंट तक करेंगे तो वो अनस्टेबल बनेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो एक्सटेंट ऑफ आयन डिपेंड करता है हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। सेकंड, जो आयन होते हैं, एक्सटेंट ऑफ आयन, वो किससे एक्सप्लेन किए जाते हैं? एक लॉ है कूलम्स लॉ, जिससे हम रेट एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ आयन का पता कर सकते हैं, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्ड बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द आयंस, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 क्या है? हमारा चार्ज है ऑफ बोथ द आयंस, एंड जो R है वो क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द बोथ ऑफ द आयंस, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो उसकी जगह आ गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। Whereas F is the force of attraction between the ion, and Q1 Q2 is the charges of ions, and R क्या है? हमारे distance between the ions, ओके। तो जैसे कि ये चार्ज है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस में, दैट इज डिस्टेंस R, ठीक है। तो ये जो आयंस पेयर होते हैं, ये जनरली 3 टाइप्स के आयंस पेयर होते हैं हमारी एसोसिएशन में, ओके। 3 टाइप्स ऑफ आयंस पेयर आर देयर। कौन कौन से आयन पेयर होते हैं हमारे? पहला होता है हमारा फुली सॉल्वेटेड आयन पेयर, सेकंड इज
solvent share ion pair, solvent share ion pair, and third is contact ion pairs. जो हमारी फुली सॉल्वेटेड आयन पेयर, फुली सॉल्वेटेड से मतलब है कि इंडिविजुअली बोथ कटाइंस और अनाइंस वो क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक सॉल्वेंट के लेयर फॉर्म करेंगे अपनी चारों तरफ, ठीक है। इंडिविजुअली दोनों कटाइंस और अनाइन क्या करेंगे, अपनी सॉल्वेंट के लेयर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कटाइन, ये है हमारे एनाइन, ये दोनों क्या करेंगे, इंडिविजुअली अपने सॉल्वेंट के लेयर फॉर्म करेंगे, ठीक है, फुली सॉल्वेटेड में। और सॉल्वेंट शेड में क्या होता है कि कटाइंस और अनाइंस क्या करते हैं, एटलीस्ट वन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, मतलब कम से कम उन्होंने एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को शेयर करना है, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है कटाइन है, ये नेगेटिव अनाइन है, इन दोनों ने क्या करना है, एटलीस्ट एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट को शेयर अप करना है, तभी बोलते हैं सॉल्वेंट शेयरिंग, दोनों में से शेयरिंग होगी। कॉन्टैक्ट आयन पेयर्स क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव कटाइंस और नेगेटिव अनाइंस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे की सरफेस को टच करेंगे, ठीक है, कटाइन और अनाइन। ये कटाइन है और ये एनाइन है, इन दोनों ने क्या किया, एक कांटेक्ट किया एक दूसरे के सरफेस में, एक दूसरे के सरफेस को टच किया, बोथ कटाइंस और अनाइंस। तो ये है हमारे 3 टाइप्स ऑफ आयन पेयर जो जनरली एसोसिएशन में यूज होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।